सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर ऐसा क्यों? अरे ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारत है वो वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है। राइट, अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और कहीं ना कहीं ऐसा अब हम एक्सपेक्ट करेंगे डेफिनेटली कि संडे को भी जो भी टीम हमारे सामने देखने को मिलती है, चाहे साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर भी हम वर्ल्ड कप जीतेंगे और वर्ल्ड कप उठाएंगे। अब यहाँ पर ना एक मैं छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूँ। देखो, विराट कोहली की तो बात मैंने बहुत बार करी है, ठीक है, तो उनके बारे में आज बात नहीं करेंगे। बात करेंगे हम मोहम्मद शमी के बारे में। सर ऐसा क्यों? देखो, अगर आप लोग ना थोड़ा क्रिकेट को फॉलो करते हो तो जब ना T20 वर्ल्ड कप हुआ था आज से कुछ साल पहले, उस समय के ऊपर ना इन्होंने एक कैच छोड़ दिया था या ऐसा कुछ हुआ था। एंड उस समय के ऊपर ऑनलाइन इनको इतना ज्यादा बोला गया, गद्दार, इस तरह के शब्द इनको बोले गए। और कल हो गया या पूरे वर्ल्ड कप के अंदर आप देखो तो लीडिंग विकेट टेकर ये देखने को मिलते हैं। तो इंडिया के लिए इतना अच्छा काम किया है इन्होंने। तो आप एक चीज सोचो, होता पता क्या है, जब कहीं ना परिस्थितियां आपके अगेंस्ट होती हैं तो हर जगह से आपको नफरत, हेट्रेड, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। पर कहीं ना कहीं आपको ऐसे टाइम के ऊपर ना इन सारी आवाजों को बंद करना होता है। अपने जो आपका हार्ड वर्क है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर फोकस करते हुए अच्छा करते जाना है। और यही बात इन्होंने कल प्रूव कर दी। जो वही लोग जो कल इनको कुछ बोल रहे थे ना, गलत गलत चीजें, उन्होंने बिल्कुल हटाकर आज वो बोल रहे हैं कि यही सबसे बढ़िया बॉलर है। राइट, तो आपकी जर्नी के अंदर भी ये सारी चीजें होती ही होती हैं। आपको सिर्फ अपना अच्छा काम करते चलना है। ये जो आपको आवाजें आपको पीछे खींच रही हैं या आपको गलत बोल रही हैं, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 16 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। तो पहला हमारा टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू प्रधानमंत्री जी के द्वारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए ना एक मिशन लॉन्च किया गया है, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। कल के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कल थी 15 नवंबर, और ये होता है जो आपका गौरव जनजातीय दिवस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने कल पढ़ा भी था। अब ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स है ना, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंटल मिशन। इसको और नामों से भी जाना जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल PM जनमन हो गया, या फिर जनमान भी कह सकते हो, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब इसके अंदर है क्या, या यहाँ पे बात करी गई है हमारी जो 75 PVTG कम्युनिटीज के बारे में। मैं थोड़ा पहले ना आपको PVTG के बारे में समझा देता हूँ, फिर इस मिशन को समझाऊंगा। पहले तो आप जानते हो, देखो, ट्राइबल ग्रुप्स जो हम होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। पर इन ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर भी ना कुछ ऐसे सर्टेन सेट ऑफ पीपल होते हैं या सर्टेन सेट ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं। उनको हम बोलते हैं PVTGs, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन होती है, एक तो वो बहुत कम होती है या फिर डिक्लाइन हो रही होती है। इकोनॉमिकली भी ये बैकवर्ड होते हैं। लिटरेसी लेवल काफी कम होता है। जो टेक्नोलॉजी है वो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है कि साथ साथ आइसोलेटेड वगैरह भी होते हैं, तो काफी ना पिछड़े हुए होते हैं उनमें भी। तो यहाँ पर इनकी डेवलपमेंट के लिए हमें क्या फोकस करना था? इनको आइडेंटिफाई करना था और इनके लिए प्रॉपर यहाँ पे काम करने की जरूरत थी। उसी लिए क्या होता है, एक देबार कमीशन यहाँ पे बैठता है 1973 के अंदर। उस टाइम एक सेपरेट कैटेगरी आती है PTG मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप। बेसिकली वो वाली कैटेगरी जो बहुत बाकी ट्राइबल ग्रुप्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम डेवलप्ड है। 2006 में इनका नाम बदल के जो आज के समय हम जानते हैं ना PVTGs, वो यहाँ पर रख दिया गया। तो आज के समय के ऊपर आपको टोटल 75 PVTGs पूरे दुनिया देश भर में देखने को मिल जाएंगे। जो सहारिया कम्युनिटी है उनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। और ओडिशा के अंदर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कम्युनिटीज ऑफ PVTGs देखने को मिलती है। अराउंड 13 PVTGs आपको ओडिशा में देखने को मिल जाएंगी। तो ये बात तो सर समझ आई कि PVTGs बेसिकली जो कम डेवलप्ड है ना, हम उनको बात कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है ये क्या बात कर रहा है? यहाँ पर 24,000 करोड़ इनके लिए एलोकेट किया जाएगा, ताकि इनको ना अलग अलग फैसिलिटीज मिल पाए। सर कैसी फैसिलिटीज? अरे अच्छे सेफ हाउसिंग की, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, प्रॉपर सैनिटेशन हो, और आपकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इनको बढ़े, ताकि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना वो कहीं ना कहीं बेहतर हो पाए। यहाँ पर आपकी जो 9 मिनिस्ट्रीज है उनके द्वारा 11 इंटरवेंशन को देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर सड़कें बनाई जाएंगी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत, जो मैं बात कर रहा था ना सेफ हाउसिंग की, वो यहाँ पर इसके थ्रू हो जाएगा। उसी तरह क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपका जल जीवन मिशन हो गया। इस तरह से अलग अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बाकी इनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए जो हमारे अलग अलग मिशन चल रहे हैं उनको ध्यान से देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत। इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। मिनिस्ट्री लॉजिकली आप डिराइव कर सकते हो, जो हमारी मोटा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो सर ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है ना? इसके साथ में ही ना प्रधानमंत्री जी ने एक और बात करी, दैट इज विकसित भारत संकल्प यात्रा।
ये भी यहाँ पर जो झारखंड में कल गए हुए थे ना, वहीं से उन्होंने इसको लॉन्च किया। इनका काम क्या था? इनका काम था कि बेसिकली जो ना पहले तो इंडिया के रिगार्डिंग जो कुछ इश्यूज हैं उनको हम रिजॉल्व करने के लिए लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की जरूरत है, उस वजह से यात्रा है। इसी वजह से ये आईईसी यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक वैन इस तरह से चलाई जाएंगी यहाँ से बहुत सारी, जो लोगों के अंदर ना वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट कहीं ना कहीं उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस यहाँ पे क्रिएट करेगी। ज्यादातर जो ये वैन्स जाएंगी आपकी ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत जाएंगी, तो अभी से लेकर आपकी जो रिपब्लिक डे होता है यानी कि 26 जनवरी तक इस तरह से मूव करेंगे, ताकि लोगों के बीच में इस चीज का ये प्रचार करती रहे आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स हैं वो लोगों तक पहुंचते रहे। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने एक और बात करी कि भैया अगर हम जो हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमें क्या बनना है, हमें बनना है विकसित भारत। विकसित भारत मतलब यानी कि डेवलप्ड इंडिया, जो डेवलप्ड नेशन का हमारा आइडिया है ना, उसको अगर अचीव करना है, उसके 4 पिलर देखने को मिलते हैं, जो कि हमारी देश की जो महिलाएं हैं, हमारे देश के जो किसान हैं, जो देश के जो युवा हो गया, और आपके जो मिडिल क्लास एंड पुअर, ये 4 पिलर्स हमारे लिए अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कहीं ना कहीं देश को डेवलप्ड नेशन बनना है। अगर ये बातें सारी समझ आ गई तो आपको क्या करना है, आपको ये यूपीएससी में जो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका मुझे आंसर बताने की कोशिश करनी है कि सर क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, एक आधी स्टेटमेंट हो सकता है मैंने आपको ना बताई हो, पर बिना उसके भी आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ट्राई करना और मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो, जो संकल्प 3.0 बैच है ना, वो आज से स्टार्ट होने जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य के अंदर आप सभी को पहले 3 दिन की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफर करी जा रही हैं। आप डेफिनेटली इस बैच को देखिए, ज्वाइन कीजिए। जो डेमो क्लासेस हैं उनमें देखिए फैकल्टीज आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से सिलेबस को डिकोड कर रहे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी हो पाए। तो डेफिनेटली आप, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हो। तो 16, 17 और 18 ये 3 दिन आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं। आई एम श्योर आप इसका बेनिफिट डेफिनेटली लेंगे संकल्प 3.0 हिंदी बैच के अंदर। आगे चलते हैं, एक छोटा सा और न्यूज ही है बेसिकली, कि जो अगर आप नोटिस करोगे ना, गुड्स के एक्सपोर्ट का नंबर की अगर बात करेंगे तो अक्टूबर में हमें ना एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। एक्सपोर्ट बढ़े हैं, पर कहीं ना कहीं जो हम बाहर से सामान मंगा रहे हैं ना, बेसिकली जो इंपोर्ट्स हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़े हैं। अब आप खुद बताओ, जब एक्सपोर्ट भी बढ़ते हैं पर इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, तो क्या होता है, आपका ट्रेड डेफिसिट उससे बढ़ जाता है। तो इसी केस में क्या हुआ है ना, अगर आप अक्टूबर और इसका नंबर्स देखोगे, यहाँ पर हमें नंबर्स बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेंगे। लगभग $31 बिलियन से भी ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सर इसके पीछे कारण क्या है? अरे कारण है एक तो हमारा दिवाली। जैसे दिवाली हो गया, जो बाकी फेस्टिवल्स होते हैं ना, धनतेरस वगैरह भी अभी चलो हो गया था, पर उससे पहले ये अक्टूबर का डेटा है, ठीक है, दिवाली से जस्ट पहले का डेटा है। तो उस समय के ऊपर बहुत सारे लोगों ने सोना खरीदते हैं, ठीक है ना, फेस्टिवल्स चल रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के, तो वहां पर इस तरह की चीजों की वजह से गोल्ड हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है। अब गोल्ड इंपोर्ट करवाया, कहीं ना कहीं उसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल इंपोर्ट्स हैं वो बढ़े, और इससे ट्रेड डेफिसिट हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कुछ और भी कारण है, पर मेजरली जो कारण बना है ना, उसके पीछे का गोल्ड ही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी आप और चीजें भी यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते हैं, दैट इज आईपीईएफ। सर ये आईपीईएफ क्या है? ये बात करता है आपका इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो ये आपका आईपीएफ हमें देखने को मिल जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, रिसेंटली ये होता है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ना, उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया आईपीएफ की मिनिस्टेरियल मीटिंग के अंदर। तो थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक है, यहाँ पे ई का मतलब इकोनॉमिक है, यहाँ पे लिखना इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो पीयूष गोयल जी है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ये रहे पीयूष गोयल जी। तो इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया आईपीएफ की मिनिस्टेरियल मीटिंग के अंदर। तो थोड़ा सा हम पहले तो आईपीएफ के बारे में समझ लेते हैं, फिर क्या हुआ इस मीटिंग के अंदर वो भी समझ लेंगे। पहली बात तो ये समझो, आज के समय के ऊपर इस पर्टिकुलर आईपीएफ के अंदर टोटल 14 कंट्रीज देखने को मिल जाती हैं, और ये एक तरह से ना आप इसको यूएस लेड इनिशिएटिव आप मान सकते हो कि यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो टोटल ये है आपके यहाँ पे 14 कंट्रीज, जहां पर आपकी 7 कंट्रीज आपकी आसियान में देखने को मिल जाती हैं, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ओशियानिया रीजन में 3 कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड। और बाकी 4 कंट्रीज और देखने को मिल जाएंगी आपकी, इंडिया, जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जैसा मैं आपको कह भी रहा था, ये यूएस लेड मेजरली एक इनिशिएटिव हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसमें टोटल 14 कंट्रीज हमें देखने को मिलती हैं। अब ये जो पर्टिकुलर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है ना, ये 4 पिलर्स के ऊपर है। सर कौन से 4 पिलर्स? यहाँ पर पहला आपका आ गया ट्रेड का पिलर,
दूसरा आ गया आपका सप्लाई चेन, तीसरा आ गया आपका क्लीन इकोनॉमी, और चौथा आ गया आपका फेयर इकोनॉमी की यहाँ पे बात हो रही है। अब जब इन चीज़ों की बात हो रही है ना, तो बाकी कंट्रीज ने तो इनके डिफरेंट डिफरेंट पिलर्स ज्वाइन कर रखे हैं, पर इंडिया जो है ना, इंडिया ट्रेड वाले पिलर के अंदर पूरी तरह से इसमें नहीं है इसका पार्ट, ठीक है, या कह लो पार्टली इसका पार्ट है, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया ने बाकी तीन में तो इंडिया अग्री करता है, पर ट्रेड वाले पिलर के अंदर हम उतना अग्री नहीं करते। ध्यान रखने वाली बात ये है, ये कोई एफटीए नहीं है, जैसे आप बात करते हो ना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के बीच में एफटीए होता है या ग्रुप्स के अंदर एफटीए होता है। दिस इज नॉट अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका सप्लाई चेन रेजिलियंस हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, जो बात करें ना क्लीन इकोनॉमी, यहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडलीनेस की बात करी जाती है, डीकार्बोनाइजेशन की बात करी जाती है, आपके बाकी और चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये आईपीएफ ये वर्क करता है। इसका फॉर्मेशन 2022 में हुआ था ताकि इन चीजों के रिगार्डिंग वर्क कर पाए। यहाँ पर ये सारी कंट्रीज का जो है, जो 14 कंट्रीज हैं, 40% एक्वायर करती हैं ग्लोबल जीडीपी का एंड 28% ऑफ ग्लोबल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी बातें क्या हुई आईपीएफ के अंदर, यहाँ पर ना एक्चुअली इंडिया और यूएस का इंपॉर्टेंट रोल रहा, होना भी चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी कंट्रीज मतलब यही देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर बात हुई आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, टेक्नोलॉजी, फिनटेक, जो नई नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, उनके रिगार्डिंग क्या काम किया जा सकता है, आपस में कैसे कॉपरेशन बढ़ाया जाए, वो यहाँ पे डिस्कस हुआ। साथ में ये भी बोला गया कि अमेरिकन कंपनीज इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करें, इंडिया और यूएस से कैसे मिलकर अपनी जो नेचुरल पार्टनरशिप है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाना है, ये सारी बातें देखने को मिली। देखो टेक्निकली ना ऐसा बोला नहीं जाता, पर कुछ हद तक ना आप इसको मान सकते हो कि थोड़ा ना चाइना का जो इन्फ्लुएंस हमें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर देखने को मिलता है ना, उसको भी कम करने की यहाँ पे कोशिश है। तो इसी वजह से इंडिया की जो कमिटमेंट है फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन की, वो यहाँ पर हमने इसकी कमिटमेंट को देखने को मिलता है। तो ये बात होगी आईपीईएफ के बारे में। आगे चलते हैं, हमारी जो आईबी मिनिस्ट्री है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, उसके द्वारा ना 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म को बोला गया कि भैया आप जो ऑब्सीन कंटेंट है ना अपने यहाँ से हटा दीजिए। सर कौन से प्लेटफॉर्म है? अरे ये सब है, हंटर्स, बेशरम, प्राइम प्ले, इनको बोला गया है कि आप इस ऑब्सीन कंटेंट को अपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। सर मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने ऐसा कैसे बोल दिया? ऐसा इसलिए बोल दिया कि हमारे पास ना आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके अंतर्गत ना हमारे पास कुछ सेक्शंस बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 67 हो गया, सेक्शन 67 ए हो गया। ये सारी चीजें क्या कहता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 67 ए और बी की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट जो मटेरियल है उसको पब्लिश किया या उसको ट्रांसमिट किया, तब आपके ऊपर चार्जेस लग सकते हैं, मतलब सेक्शन 67 ए के अंतर्गत। उसी तरह सेक्शन 67 के अंतर्गत ऑब्सीन इन्फॉर्मेशन है, पोर्नोग्राफी है, या फिर इस तरह का ऑब्सीन कंटेंट आप ट्रांसमिट करते हो, तो ये देखने को मिल जाता है। तो इन्हीं पर्टिकुलर सेक्शंस जो कि हमारे आईटी एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलते हैं, उसकी मदद से ये चीज मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने ये चीज कर दी है। गेटिंग द पॉइंट? अब ये जो आईटी एक्ट है हमारा, जो यूनाइटेड नेशन मॉडल लॉ ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, उसके ऊपर बेस्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, राइट। अब इसका काम यही है कि कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम्स है उसको कम करें, और जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है उसको हम अच्छे से करवाएं। तो ये तो थे सेक्शन 67 और 67 ए। इसके अलावा भी और कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 43 की अगर हम बात करें, यहाँ बात करता है कि आपने मतलब किसी ने कंप्यूटर इंफॉर्मेशन या फिर डेटा वगैरह को डिलीट कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको ऑल्टर कर दिया, तो सेक्शन 43 के अंदर आ जाएगा। 43 ए के अंदर हम क्या करते हैं, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ डील करते हैं, ठीक है। कोई कॉर्पोरेट बॉडी है, मान लो कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, वो यहाँ पर ना जो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो नहीं फॉलो कर रही। मान लो आपने कंपनी को डेटा दिया था, उसने उसको फॉलो ही नहीं किया जो प्रॉपर तरीका होना चाहिए, और उस वजह से आपका डेटा गलत हाथों में चला गया, तो वो हो गया। सेक्शन 66 के अंदर हैकिंग वगैरह को प्रिवेंट किया गया है। सेक्शन 66 बीसीडी के अंदर आपका फ्रॉड और डिसऑनेस्टी को प्रिवेंट किया जाए है, पेनलाइज किया जाएगा। सेक्शन 66 ई के अंदर आपका प्राइवेसी वायलेशन की बात हो जाती है। 66F के अंदर आपका साइबर टेररिज्म के साथ डील करता है। 67 तो मैंने आपको बता ही दिया, 77 ए और बी भी आपको बता दिया। उस तरह से जो सेक्शन 79 है ना, ये अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज में भी रहा है ये। यहाँ पर क्या होता है ना, कोई भी इंटरमीडियरी को आपको लाइबल नहीं होल्ड करा जा सकता, कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जो उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर। कहने का अर्थ क्या, जैसे मैंने कुछ कंटेंट डाला, मान लो जो एक्स है, ट्विटर बेसिकली, या फेसबुक, या किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन पे, ऐसी कंपनी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डाला। अब मैंने कुछ गलत मलत बोला है, ठीक है ना, मैंने किसी को सुनाया है, मैंने किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोला है, इसके लिए सजा मुझे होनी चाहिए, इसके लिए सजा फेसबुक को थोड़ी होनी चाहिए। फेसबुक या ट्विटर क्या है, वो तो एक इंटरमीडियरी है। गेटिंग द पॉइंट? तो सेक्शन 79 उसी चीज के साथ डील करता है। बाकी सेक्शन 69 ए को भी आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंटर क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन उसको लगता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, आईना डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सर आईना डैशबोर्ड क्या है?
देखो पहली बात तो ये समझो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है ना, उसने इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड को या पोर्टल को कहीं ना कहीं इसको लाइव किया है। क्या अर्थ है इस चीज का? देखो इंडिया में अलग अलग आपको अर्बन लोकल बॉडीज देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये अर्बन लोकल बॉडीज अपना अपना कुछ कुछ काम भी करती हैं। कुछ जगह कुछ कोई अर्बन लोकल बॉडी शायद कुछ अच्छा काम कर रही होगी, कोई ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, कोई सैनिटेशन के अंदर, कोई किसी और चीज के अंदर अच्छा काम कर रही होगी, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर पता क्या होता है, ऐसा भी तो हो सकता है हम मान लो इनके काम को यहाँ पे दर्शाएं, इनका डेटा यहाँ पे दिखे, तो बाकी जो कोई दूसरे शहर की अर्बन लोकल बॉडी है वो यहाँ से इनसे इंस्पायर हो सकती है कि यार हाँ, इन्होंने अच्छा काम किया था, हम भी यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं? पीयर लर्निंग बोलते हैं। आप लोग ना जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स मेरे से पढ़ते हैं मतलब या डिस्कस करते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि वो आपस में एक दूसरे से बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो पीयर लर्निंग वहां पर भी हमें देखने को मिलती है। जब आप अपने साथ वालों से कोई चीज सीखते हो, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की कोशिश करते हो, वो सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पोर्टल पर ना जो आपकी अर्बन लोकल बॉडीज होंगी, वो अपना डेटा वगैरह यहाँ पे अपलोड करती रहेंगी। वॉलेंटरीली है, ये कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी, अपनी मर्जी से आप यहाँ पे करते रहोगे, ठीक है। उस हिसाब से बाकी की जो सिटीज हैं वो देखते रहेंगे हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं सामने वाले कंपैरिजन में, राइट। ध्यान रखना यहाँ पे कोई रैंकिंग नहीं हो रही, जैसे बाकी और जगह में रैंकिंग होती है ना कि जैसे नीति आयोग के अलग अलग पैरामीटर्स के अंदर रैंकिंग होती है, यहाँ पर कोई रैंकिंग नहीं हो रही। बस सिंपली यही है कि आपको पीयर लर्निंग यहाँ पे प्रमोट करी जा रही है ताकि आप बाकियों से सीख पाओ, देख पाओ कि आप थोड़ा कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्या चीजें आपको बेहतर करने की जरूरत है। और यहाँ पर टोटल 5 इंडिकेटर्स इनके द्वारा बताए गए हैं। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है, फाइनेंस कैसा है, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो रही है नहीं हो रही, और आपकी जो बेसिक सर्विसेज है क्या आप उनको डिलीवर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये 5 पर्टिकुलर पिलर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। एफ टीम इन इंडिया टू होल्ड ऑन साइट रिव्यू मीटिंग्स। देखो एफ की टीम है इंडिया के अंदर, तो इस तरह की ना पीयर रिव्यू यहाँ पर होता रहता है, देखते रहते हैं कि सामने वाली कंट्रीज के अंदर टेररिज्म हो गया, सॉरी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो गया और टेररिज्म फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग प्रॉपर फ्रेमवर्क्स हैं या नहीं है, इनके लिए यहाँ पे इस तरह से रिव्यू होते रहते हैं। हम थोड़ा सा एफ के बारे में जान लेते हैं। पहली बात तो एफ क्या है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, पॉलिसी मेकिंग है। एक्चुअल में हुआ क्या था ना, एक ना G7 का समिट हुआ था 1989 में पेरिस के अंदर, ठीक है। तो उस समय के ऊपर इसको एस्टेब्लिश किया गया, किसको? एफ को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया। तो इसके एफ के हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस फ्रांस के अंदर ही आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका काम वही है जैसे मैंने आपको बताया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिज्म फाइनेंसिंग हो गया, उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। पहले इसका काम सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ देखना था, बट 2001 में टेररिज्म फाइनेंसिंग को भी यहाँ पे इसके मैंडेट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। यहाँ पर टोटल आपको 39 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। इंडिया यहाँ पे डेफिनेटली इसका मेंबर है, यूएस तो है ही है, चाइना हो गया, सऊदी अरेबिया, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, इस तरह से टोटल 39 मेंबर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इंडिया इसका मेंबर बना था 2010 के अंदर। अब यहाँ पर आपको इनकी ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट ये देखने को मिलती है। जब मैं बात करता हूँ ना ब्लैक लिस्ट की, ब्लैक लिस्ट का दूसरा नाम क्या है? नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज। ये जो बिल्कुल ही मतलब एक तरह से ना टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को सपोर्ट करती हैं, वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। उसके साथ में अगर हम बात करें ग्रे लिस्ट की, ग्रे लिस्ट में भी ये सारी चीजें होती हैं, पर एक तरह की इनके वार्निंग होती है कि आप सुधर जाओ, अदरवाइज आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो आज के समय के ऊपर आपकी 3 कंट्रीज यानी कि नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार, ये तीनों कंट्रीज आपको ब्लैक लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। अगर एक कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं प्रूव हो जाता है कि बेसिकली कंट्री वो टेरर फाइनेंसिंग को, टेरर फंडिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट कर रही है, तो आपको जो फंड्स वगैरह मिलने होते हैं ना आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी, यूरोपियन यूनियन, इनसे फंड लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल हमें देखने को मिल जाती है। बाकी दुनिया भर में और बहुत सारे सैंक्शन वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। इंडिया यहाँ पर एशिया पैसिफिक ग्रुप का और यूरोशियन ग्रुप का भी यहाँ पर मेंबर देखने को मिल जाएगा। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ ट्रू फॉल्स के, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। इसके अलावा जैसा हम एमसीक्यूज डिस्कस करते ही हैं, तो पहला एमसीक्यू आपके लिए होमवर्क ये रहेगा, ठीक है, और दूसरा एमसीक्यू आपको ये रहेगा रिगार्डिंग फिट फॉर 55 एजेंडा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एक था लेक टिटिकाका के रिगार्डिंग। तो पहली बात ये पूछ रहा है कि क्या वेस्टर्न यूरोप में है? बिल्कुल गलत बात है, ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर देखने को मिल जाती है जो पर्टिकुलर लेक है। ग्रेट जो रेबेलियन की बात हो रही है, टेम्पलर रेबेलियन की या फिर उलगुलान हमने डिस्कस किया था, तो बिल्कुल ये हमारा किसके साथ था? मुंडा रेबेलियन के साथ लिंक्ड है, तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। तीसरी अगर हम बात करें नोटो की, नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, तो कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, बिल्कुल ये बात यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। इसके अलावा मैंने आपको होमवर्क दिया था डोकलाम एरिया के बारे में, बहुत ही सिंपल चीज है, ये रहा आपका डोकलाम एरिया,
ठीक है। डोकलाम की जब हम बात करते हैं तो आपको आपको इंडिया तो है ही है यहाँ पे, ठीक है ना, डेफिनेटली इंडिया तो है ही है, आपका भूटान हो गया, आपका चाइना हो गया, ये यहाँ पर एक तरह से ट्राई जंक्शन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल जाता है। अभी बहुत सारे मुद्दों की वजह से न्यूज़ में रहा है, यहाँ पर आपको पास में देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। और वैसे भी यहाँ पे बात चल रही थी चाइना और भूटान के बीच में, तो एक थोड़ा सा कंसर्न था कि कहीं ना कहीं अगर डोकलाम चाइना के कंट्रोल में आ जाता है तो इंडिया को बहुत ज़्यादा इश्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई हमें। उसी तरह से स्टैंड बाय अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो देखो स्टैंड बाय अरेंजमेंट अभी न्यूज़ में पता क्यों था, क्योंकि जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के अंदर ये बात चल रही थी ना कि पाकिस्तान को एक लोन दिया जाए, तो उस समय इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, इंडिया ने वोट ही नहीं डाला। तो उस वजह से स्टैंड बाय अरेंजमेंट ना न्यूज़ में था, तो इसका आंसर तो डेफिनेटली ऑप्शन बी आईएमएफ हमें देखने को मिल जाएगा। तो स्टैंड बाय अरेंजमेंट होता क्या है, एक तरह की जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है उन कंट्रीज को जहां पर कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो कंट्री को अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को थोड़ा सुधारना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर, तो कंडीशनैलिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, कुछ आपको अपने पॉलिसीज के अंदर यहाँ पे सुधार करना जरूरी होता है। ध्यान रखने वाली बात यह है आईएमएफ डिस्क्लोज नहीं करता कि कौन सी कंट्री ने किसके ऊपर वोट किया है, तो उसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका आंसर बन जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस ऑफिशियल पे जाके इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। आई होप आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।